नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने वीडियो में कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और हमारी तरह, और किसी भी कंपनी की अच्छाई या बुराई उसको जो व्यक्ति चलाते हैं उनकी अच्छाई बुराई का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि ईंट और पत्थर से बनी हुई कंपनी अपने आप में कोई एक्शन नहीं ले सकती, और जो उनके कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो प्रमोटर हो या टॉप मैनेजमेंट हो, जो ड्राइविंग सीट पे बैठकर उस कंपनी को चलाते हैं, उन्हीं से कंपनी की पहचान बनती है। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्री लीडर्स अपनी कंपनी को अलग पहचान देते हैं। उनमें से कई नाम जैसे आपने सुना हो तो HDFC बैंक के आदित्य पुरी हैं, ICICI बैंक के मिस्टर बख्शी हैं, और इसी तरीके के कबाड़ा करने वालों में से जग्गी ब्रदर्स हैं हमारे जैनसोल के, और सुमंत कटवालिया साहब हैं जिन्होंने इंडसइंड बैंक की जो लीगेसी हमारे रमेश सोबती साहब ने खड़ी की थी, उनकी जगह उन्होंने इंडसइंड बैंक का बड़ा नाम खराब किया। अब बैंकों में लीडरशिप में एक बड़ा सम्मानजनक नाम श्री वी वैद्यनाथन साहब का है, जो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में हमने पहले भी एक बार वीडियो में ये कहा था कि कोई भी बैंक हो, जब उसकी मीटिंग होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, किसी अच्छे बैंक की, जब बड़े बैंकों की जब मीटिंग होती है, तो अक्सर जो स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं वो आपस में ये डिस्कशन करते हुए मिलते हैं कि IDFC बैंक टेक्नोलॉजी के मामले में क्या कर रहा है, या IDFC बैंक ने क्या नए प्रोडक्ट निकाले हैं। तो इंडस्ट्री में, चाहे ये छोटा बैंक है, लेकिन इंडस्ट्री में इस बैंक का सम्मान बहुत है। तो अब भी इन्होंने दो बहुत बड़े नाम, विश्व के नामी 2 फंड से पैसा रेज किया है। पैसा रेज कर लिया, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से आप इस बात पर गौर करें कि जिस तरीके से इन्होंने पैसा रेज किया है, उसमें आपको कंपनी के मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी नज़र आती है। अब पहले वो इवेंट कि किससे इन लोगों ने पैसा कितना रेज किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 2 बहुत बड़े वर्ल्ड के नामी फंड्स हैं। तो एक फंड का नाम है वारबर्ग पिंकस। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। अब ये प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या होती है? ये एक कंपनी होती है जो अन्य कंपनियों में पैसा लगाती है। उसका काम ही इन्वेस्टमेंट होता है। किस तरह की कंपनी में पैसा लगाती है? वो कंपनियां जो रिलेटिवली मैच्योर हो जाती हैं। मैच्योर कंपनी का मतलब ये एक वेंचर कैपिटल होता है, ठीक है। वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो आइडिया के ऊपर पैसे लगाता है कि ये हो सकता है, ये जो कंपनी है ना, ये मुझे 100 गुना 1000 गुना रिटर्न दे दे। और उनका जो होराइजन होता है, इन्वेस्टमेंट का होराइजन, वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स किसी भी कंपनी में जब पैसा लगाती हैं तो वो पेशेंटली 5 से 6 साल तक इंतज़ार करती हैं अपने रिटर्न्स के लिए, और जनरली 5 से 7 साल में इनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो 2 से 3 गुना होता है, ठीक है। किसी भी शेयर की खरीद फरोख्त की मेरी राय नहीं है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। ये एक कंपनी का या IDFC बैंक में जो फंडिंग आई है उसका एक एनालिसिस है। तो वीडियो में जब भी मैं किसी भी कंपनी के बारे में बात करूं तो आपको मेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में निर्णय लेना है। साथ ही अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात पर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी अवश्य पूछें। तो अब बात करते हैं, एक बात हो गई, अब बात करते हैं इस फंड रेजिंग की। तो फंड रेजिंग में एक वारबर्ग पिंकस है जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और जो दूसरा है वो एक सब्सिडियरी है। वो किसकी? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की। अब ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी क्या है? ये एक सोवरेन फंड है।
तो सोवरिन फंड क्या होता है? सोवरिन फंड एक वो फंड होता है जो किसी देश का फंड होता है और वो कंपनियों में पैसा लगाता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे भारत सरकार का कोई फंड हो, वैसे भारत सरकार का कोई सोवरिन फंड नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो भारत सरकार का एक कोई फंड है जिसमें मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिया। अब वो जो फंड है ना, वो अमेरिका की, वो यूरोप की, वो अफ्रीका की, वो अन्य ऑस्ट्रेलिया की और इस तरह की कंपनीज में वो पैसा लगाए और जो रिटर्न आएगा तो वो आपके पास आने वाला ही है, मतलब वो भारत सरकार का रिटर्न होगा। तो ये सोवरिन फंड है, मतलब देश का फंड। तो उसकी एक सब्सिडरी है, वो उसने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा लगाया। तो वारबर पिंकस और सब्सिडरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने आईडीएफसी बैंक में पैसा लगाया। किसके थ्रू? प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए। और किस रेट में जारी किए? वो 60 रुपीज़ पर शेयर पे जारी किए। ये ध्यान रखिएगा, आज का भाव जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 66 है। इसका मतलब बहुत बड़ा। और ये जो QIP, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो जो हुआ है वो अभी 3 दिन पहले हुआ है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो इन शेयरों में, आईडीएफसी बैंक के शेयरों में इनको नहीं दिया गया है। तो अब पैसा रेज करने की जो बात है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें मैंने ये कहा कि हमें ये नोट करना है कि प्रमोटर ने या जो टॉप मैनेजमेंट टीम है उसने क्या ऐसा काम किया जिससे उस मैनेजमेंट की ये एफिशिएंसी या ये ऑनेस्टी झलकती है कि बैंक के हित में काम किया जाए। तो देखिए, आपको ये सब मालूम है कि यूरोप में और अमेरिका में जो ये वेल्दी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आर्थिक स्थितियाँ ख़राब है। और जब भी आप भारतीय कंपनियां जो शॉर्ट ऑफ कैपिटल होती है, जिनके पास पूंजी होती नहीं है और जुटाने के लिए जब ऐसे कंट्रीज़ के किसी जैसे प्राइवेट इक्विटी या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ के पास जाते हैं तो वो खून चूसने का तैयार होते हैं। यानी कि खून चूसने का मतलब ये कि वो ये कहते हैं हमें तो आप डिस्काउंट पे शेयर इशू करो। तो कई बार क्या होता है, लालची मैनेजमेंट होता है। कई बार क्या होता है, वो कई बार मैनेजमेंट लापरवाह होता है। तो वो ये सोचता है अपने को क्या लेने देना, ठीक है अपने तो 5 साल हैं, 5 साल मान लीजिए उस मैनेजमेंट का टेन्योर 5 साल है या 3 साल है, अपन तो 3 साल में अपन बाहर ही आ जाएंगे, बाकी जो पिछला अगला आएगा वो देखेगा। वो निगोशिएट करते नहीं है सामने वाले से, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे निगोशिएट नहीं करते, या कुछ अंदर खाने डील कर लेते हैं और जो शेयर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं और खुद जाके रोड शोज़ करते हैं, बाहर में घूमना फिरना मौज मस्ती। यहाँ पर जो हुआ है 60 रुपये में, तो पहली बात ये है कि 60 रुपये में तो इशू हुआ है। और जो दूसरी बात है वो ये है, ये फ़ोन पे डीलिंग हुई है। कैसे? जो इनके MD और CEO हैं वी वैद्यनाथन साहब, उन्होंने डायरेक्टली बिना किसी मर्चेंट बैंकर के डायरेक्टली इन फंड से बात की है और बात करके डायरेक्टली उन्होंने अपनी कंपनी में आईडीएफसी बैंक में पैसा लगाने के लिए इन दोनों फंड्स को राजी किया है। और एक अनुमान के अनुसार अगर ये किसी मर्चेंट बैंकर के थ्रू इस पैसे को उगाते तो कम से कम 100 करोड़ का नुकसान होता। यानी कि फीस के तौर पर इनको 100 करोड़ रुपए देने होते कंपनी, और ये आपकी और हमारे जैसे शेयर होल्डर जो हैं उन्हीं की जेब से जाता। ठीक है, क्योंकि वो इशू एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, आपके पास जो नेट पैसा आया वो कम आया। ठीक है, अब ये चीज़, अब आप ये कहेंगी कि भाई इन्होंने डायरेक्ट बात कर ली तो बाकी सब क्यों नहीं बात कर लेते। तो देखिए, पहले ये जो हमारे वी वैद्यनाथन साहब थे ये कैपिटल फर्स्ट में थे, एक NBFC थी जहाँ उसमें ये हेड थे, और उसके बाद कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक, IDFC का मर्जर हुआ। IDFC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था और उन दोनों का मर्जर होके ये IDFC फर्स्ट बैंक बना, कैपिटल फर्स्ट का फर्स्ट और IDFC का। तो ऐसे ही उस टाइम वारबर पिंकस ने कैपिटल फर्स्ट के फॉर्मेशन के टाइम पैसे लगाए थे, और जब पैसे लगाए थे उनका अच्छा रिटर्न मिला। तो जब अच्छा रिटर्न मिला तो व्यक्ति को ये जानते हैं। दूसरी बात क्या है, अंदर खाने सबको बात पता होती है।
आपको और हमको शायद ये बातें पता नहीं होती हों, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट सर्किल में जाएंगे या टॉप लेवल पे जब जाते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाली जो फर्म्स होती है, उनको व्यक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये फ़ोन पे जो डील हुई है, ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता था, जिससे बैंक के 100 करोड़ रुपए बचे। और जैसे मैंने आपको बताया, जो बैंक का रॉ मटेरियल होता है वो पैसा होता है। तो आपने एक तरीके से वो जो 100 करोड़ कमाए, अब उस पर भी 100 करोड़ जो बचाए आपने, उस पर भी आप लोन दे सकते हो, उस पर भी आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये वाली बात। अब 7500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट टोटल किया गया है। ठीक है, और इससे जो बैंक को की जो कैपिटल एडिक्वेसी है ना, वो 18.9 हो जाएगी 16.1 से। ठीक है, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है बैंकिंग में, तो वो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है। तो 18.9 अब हो जाएगा 16.1 से, 16.1 से। अब आप पूछेंगे कैपिटल एडिक्वेसी ये क्या भला है? देखिए क्या होता है कि बैंक जो होता है ना, उसकी पहले खुद की पूंजी, जो इक्विटी शेयर होल्डर जैसे आपकी और हमारी, और फिर वो क्या करता है, जब काम शुरू करता है ना, तो वो डिपॉजिट लेता है। डिपॉजिट लेने के बाद उस डिपॉजिट से वो लोन देता है। अब डिपॉजिटर को तो उसको वापस करना है पैसा, और वो लोन कहां से दे रहा है? लोन डिपॉजिटर के पैसे से दे रहा है और खुद के पैसे से दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए वो कोई जो उन्होंने लोन दिया वो इतना भारी लोन था, कि जिसमें से आपके पास पैसे ही नहीं बचे कि डिपॉजिटर को आप वापस कर दो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जबरदस्त फाइनेंशियल सिस्टम में क्राइसिस आएगा, क्योंकि एक बैंक और दूसरे बैंक का लिंक होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। तो इसलिए जब आप इक्विटी रेज करते हो, तो आप ये कह रहे हो कि पहला हिट, मतलब अगर कुछ नुकसान होगा तो मेरे पास इतनी इक्विटी है, पहला लॉस जो है ना इक्विटी शेयर होल्डर लेगा। समझ गए आप? तो डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित रहता है उसमें, जितनी बड़ी इक्विटी होगी। ठीक है, यानी कैपिटल एडिक्वेसी आप ऐसे समझिए कि जो पहला हिट आता है वो बैंक की इक्विटी पे आता है, डिपॉजिटर का पैसा सेफ है। तो बैंक को सेफ रखने का तरीका है, तो वो मैंने कहा कि अब 18.9 इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो जाएगा 16.1 से। ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो इनकी 52.85 हो जाएगी। और अगर 66 का मैं प्राइस बताऊं, तो अगर आज का मानूं, तो इसकी जो प्राइस टू बुक है ना वो 1.25 हो जाएगी, जो बहुत ही रीजनेबल है। फिर मैं आपको इस बारे में एक चेता दूं कि आपको लेने बेचने की राय नहीं है, सिर्फ एक आपके सामने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। ठीक है, अब बैंक में एक इशू लेकिन अभी भी है, वो ये है कि जैसे इंडसइंड बैंक में और एक दो बैंकों में और में माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो, उसमें एनपीए हो गया, जो हम पहले कई बार इस तरह की चीज़ें, ये माइक्रो फाइनेंस की बात हम पहले भी कई वीडियोस में कर चुके हैं। तो वैसा ही इश्यू ये भी फेस कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी इनके एनपी हो गए हैं। तो ये एनपीए जो हैं ये बैंक को अभी परेशान करेंगे। इसलिए आप किसी भी चीज़ में कोई भी एक्शन लेते समय बाज़ार में इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सुमिता जी जो हैं वो होनासा कंज्यूमर के बारे में पूछती हैं। तो देखिए, पहले तो इसका जो आईपीओ आया ना वो नवंबर 2023 में आया, और आईपीओ जो है वो 324 रुपये में आया। अब इसकी कहानी सुनाऊं उससे पहले आप पहले होनासा समझ लीजिए, होनासा क्या है। तो कंपनी ये कहती है HONASA। तो कंपनी ये कहती है कि देखो, हम जो हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हम भी और हमारे प्रोडक्ट भी ऑनेस्ट हैं, HO ऑनेस्ट, नेचुरल NA होना और सा और सेफ है। ठीक है, तो भाई आपके प्रोडक्ट नेचुरल भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, आप सेफ भी हैं, फिर शेयर होल्डर के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? 324 रुपये पे आपने शेयर का प्राइस आप आईपीओ में लाए। आईपीओ की प्राइस 324 रुपये थी, और उस टाइम आपका आरओई जो था ना वो 23.5 माइनस था,
-23.5। और आपने मीडिया में हाइप क्रिएट की, क्योंकि आपको जो आपके जो इन्वेस्टर थे शुरू में, जब आपकी कंपनी फॉर्म हुई, तो उनको आपको रिटर्न देना था। आपने बड़ी हाइप की, और हाइप करने के बाद ये हुआ कि आज तक ये शेयर जो है ना, अब अपने आईपीओ भाव से भी काफ़ी नीचे चला गया। तो हमारी जो सुमिता जी थी, इन्होंने शायद 400 कुछ रुपए पे लिया था। अब ये पूछते हैं कि इनमें क्या करना है और ये भाव आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं ये कंपनी क्या करती है, फिर डिसाइड करेंगे कि ये कैसा लगता है, ये प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, ठीक है, ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। तो फिर ये कहते हैं हम डिजिटल फर्स्ट मॉडल पे काम करते हैं। डिजिटल फर्स्ट क्या हुआ, हमारा जो पहला प्रेफरेंस है वो माल डिजिटली बेचना है। डिजिटली कैसे, ये क्या करते हैं कि देखिए, एक सेलिब्रिटी को मान लीजिए, जो कोई आजकल जो फिल्मों में बड़ी पॉपुलर कोई एक्ट्रेस हों, तो उनको अगर सेलिब्रिटी या ब्रांड एम्बेसडर ये बनाएंगे तो उसमें लगता है पैसा, ठीक है। और उसकी अपील कितने दिनों तक रहेगी, कितने दिनों तक नहीं रहेगी। मतलब कोई फिल्म मान लीजिए हिट हो गई तो ठीक है, अगर पिट गई तो फिर प्रोडक्ट पे प्रॉब्लम आती है, भाई ब्रांड एम्बेसडर रहें कि रखें कि नहीं रखें, ठीक है। तो इनका क्या है कि भाई हम जो बेचेंगे ना, वो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बेचेंगे। तो ये क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं और अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाते हैं और वहाँ से बिकवाते हैं, ठीक है। ये तो इनका मॉडल हो गया। अब ये बात ये कि बनवाते कहाँ से, तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते, ये कंपनी खुद कुछ नहीं करती। क्या करती है, कैसे करती है, वो मैं और भी आगे थोड़ी सी डिटेल दूंगा। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से बनवा लेती है और ऑर्डर आने पे माल बेच देती है। वो पतंजलि वाला किस्सा हो गया कि पतंजलि भी क्या है, लोग कहते हैं कि भाई पतंजलि का जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो ये भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं। वो थोड़ा योग वोग की तरफ है, ये थोड़ा मॉडर्न की तरफ है। इनके जो क्लाइंट, इनके जो हमारे पतंजलि वाले हैं, उन जो क्लाइंट हैं वो थोड़े से मिडिल एज्ड हैं और थोड़े से रूरल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, कस्बाई लोग हैं या रूरल बैकग्राउंड, वो ज़्यादा इनके कस्टमर हैं, ठीक है। ये जो है हमारे ये जेंजी वाला जो काम है उनके लिए है, अंग्रेज़ी पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, अंग्रेज़ी जो तबका है अंग्रेजी जानने वाला उनके लिए, मतलब ज़्यादा फोकस उसकी तरफ है। बात दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वो ब्यूटी प्रोडक्ट में नहीं है, वो थोड़ा बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो आयुर्वेद के नाम से, योग के नाम से अपना काम चला बना, वो भी वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। इनफैक्ट सारे जितने भी ये प्रोडक्ट एफएमसीजी के होते हैं, इसमें से 95% जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनते हैं। ये सिर्फ ठप्पा लगाते हैं, यानी कि ये जो हमारे होनासा वाले जो है ना वो ठप्पा लगा के बेचते हैं, लेकिन एक मॉडल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम एक हाउस ऑफ ब्रांड्स हैं, मतलब हमारा काम तो ब्रांड मैनेजमेंट करना है। हम तो जैसे वो दो जो एक कपल जो है, वो अलग कपल जो है, अलग अलग कपल, तो वो जो है वो गज़ल अलग और उनके हस्बैंड जो है वो अपने आप को एक तरीके से वो सामने रखते हैं अपने आप को, तो एक तरीके से वो भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। होनासा के साथ उनका नाम मामा अर्थ जुड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम तो मैनेज करते हैं, हम तो ब्रांड बिल्ड करते हैं। और ब्रांड से, जैसे आपको पता है, ब्रांड से लोग खिंचे हुए आते हैं। तो इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो मामा अर्थ है, जैसे मैंने बताया अभी। और इसके अलावा इनके जो हैं 6 और ब्रांड्स हैं, 6 और ब्रांड्स इनके हैं। एक है द डर्मा कंपनी, एक एक्वालॉजिका, एक बी ब्लंट वो हेयर केयर के लिए, और एक डॉक्टर शेट्स, और एक स्टेज है। तो स्टेज क्या है, वो जो मेकअप वेकअप का सामान है, और अगर आपको मेकअप करवाना है तो आप इनके वो स्टेज वाले स्टूडियो में चले जाइए और मेकअप करके फर्स्ट क्लास बढ़िया सा मेकअप करवा के आपको पैसे लेके भेज देंगे। पैसे तो लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन बेचते हैं,
उसके साथ साथ अब इन्होंने ऑफलाइन प्रेजेंस भी अपना शुरू कर दी, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, केवल ऑनलाइन जो होता है ना वो शुरू में बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है, और ऑनलाइन एक इफ़ेक्टिव मीडियम है भी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रीच चाहिए ना तो कई बार क्या होता है आपको दोनों चैनल रखने पड़ते हैं, जिसको ओमनी चैनल बोलते हैं। भाई आपको स्टोर भी रखना पड़ेगा, आपको ये ऑनलाइन प्रेजेंस भी रखनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन वाले तो जो ऑफलाइन वाले होते हैं वो तो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, और जो ऑनलाइन में शुरू में होते हैं उनको ऑफलाइन में आना पड़ता है। तो मिक्स ओमनी चैनल आपको अपना प्रोडक्ट रखना ही पड़ता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो देखिए इतना सब कुछ होने के बाद, ठीक, हाइप बहुत थी ना, अब आप इनके फाइनेंशियल देखिएगा, अब भी 7600 करोड़ का तो इनका मार्केट कैप है, और आरओई कितना है 0.06%, 0.06, 1%, ठीक है, 1% नहीं है वो, अगर मैं ये कहूँ 1% का 100वां हिस्सा, और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% के 100वें हिस्से को 6 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो परसेंटेज आएगी ना, या ऐसे कह दीजिए कि 100 रुपये की इक्विटी इनकी है, 100 रुपये की इक्विटी, उस पर 6 पैसे कमाते हैं ये। वो किस तरह की चीज़ हुई? वो इस तरह की चीज़ हुई कि आपने क्या किया, मोहल्ले वालों से पैसे लिए, ठीक है, कोई बच्चा है मान लो, अंकल मैं कुछ अपना वेंचर शुरू करना चाहता हूँ, तो सब ने उनको मिला के, सब ने, किसी ने 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, किसी ने, उसने 5 लाख रुपए का फंड कलेक्ट कर लिया, एक छोटी सी दुकान खोल ली, ठीक है, अब साल भर उसको चलाई, और वो 5 लाख के ऊपर में पूछा किसी ने, भाई कितना पैसा तुम्हारा बना? बोले अंकल 50 रुपये बनाए। 5 लाख में 50 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके सिस्टम, 5 लाख में 50 रुपये, ये वाला फिगर नहीं आता, मैंने एक एग्जांपल देने के लिए बताया आपको कि 50, आपने इतना बड़ा 100 रुपये इकट्ठे कर लिए, उस पर आप सिर्फ 6 पैसे कमा रहे हो। ये इनकी आरओई है। फिर पी आप देखिए, पी तो हाई होना ही है, तो 111 का पी है, 111, डेट टू इक्विटी वो ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई है नहीं, क्योंकि वो इनको इन्वेंट्री में रखना पड़ता है माल, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये का इनके पास कर्जा है, 10 रुपये का कर्जा है। अब जो इनकी सेल है जून 23 से लेके दिसंबर 24, ये जो दिसंबर गया है, तो जून 23 से लेके दिसंबर 24 तक किसी भी क्वार्टर में सेल बढ़ती हुई होनी चाहिए। भाई आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके बहुत सारे हैं, तो आपकी सेल बढ़ती हुई होनी चाहिए। लेकिन जून 23 से दिसंबर 24 के किसी भी क्वार्टर में इनकी सेल 400 से कम नहीं थी और 500 से ज़्यादा नहीं थी, यानी कि 400 और 500 के बीच में लगातार इनकी सेल झूल रही है, सेल बढ़ कहाँ रही है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। प्रमोटर के पास 35% है, एफआईआई के पास 15.5 है, डीआईआई के पास 18.5% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 31% होल्डिंग है। अब सुमिता जी के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई क्या इसका कुछ होने वाला है? तो देखिए परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं, और शेयर बाज़ार में भाव के लिए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से मेरे दिल की बात अगर ये पूछें, तो अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना तो इस शेयर का भाव फिलहाल तो नहीं आएगा। बाकी लिक्विडिटी या बाज़ार में जब तेज़ी आती है ना तो हर तरह का माल चलता है। बाकी ये फंडामेंटली अगर आप पूछें तो मेरे हिसाब से अच्छा शेयर नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी ना खरीद की ना फरोख्त की, बेचने की ना खरीदने की कोई राय मेरी नहीं है। अब वेद प्रकाश जी जो हैं वो तत्व चिंतन फार्मा कैम के बारे में पूछते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये तत्व चिंतन क्या है। तो ये एक्चुअली ये कोई बहुत ही फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, और तत्व चिंतन मतलब मैं जो इस सृष्टि का मूल है ना, फिलॉसफी वाली बात हो गई, तो उसके बारे में चिंता करता हूँ। तो ये नाम क्यों रखा? अब ये तत्व चिंतन क्यों रखा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनका जो एक प्रमोटर है ना उनका नाम चिंतन शाह है, तो चिंतन तो वहाँ से ले लिया। अब तत्व भी कोई होंगे या इन्होंने कोई ऐसे कॉइन कर लिया, कुछ देखते हैं क्या होता है। ये तत्व चिंतन अच्छा लग रहा है। बाकी इसका फिलॉसफी रिलीजन से इनसे कोई लेना देना नहीं है। केमिकल कंपनी है,
2021 में 2021 में IPO आया 1083 रुपये में, ठीक है। अब ये करती क्या है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये बनाती है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। अब ये क्या हुआ, फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए देखिए नमक है, नमक पानी में घुल जाता है। अब आपको नमक को मान लीजिए अल्कोहल से रिएक्शन कराना है, ठीक है। अब वो रिएक्शन केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात है लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब आपको उस पानी और अल्कोहल, ठीक है, उनको या ऑयल समझ लीजिए आप, पानी और ऑयल, तो पानी में वो घुल गया आपका नमक, लेकिन पानी और ऑयल आपस में मिलते नहीं है। इसका मतलब नमक भी ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, और रिएक्शन में ये जरूरी है कि नमक और ऑयल जो है ना वो एक दूसरे कांटेक्ट में है, तभी वो जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं ना तब वो बने। तो उसके लिए ये एक कैटलिस्ट बनाते हैं, एक अलग से कंपाउंड बनाते हैं। वो जब कंपाउंड आप डालते हो, यानी पानी, नमक और तेल के मिक्सचर में जब डालते हो तो वो तेल जो है ना उस नमक को स्वीकार कर लेता है। एग्जाम्पल है बस ये समझाने के लिए, बस। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट बनाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स। अब स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट ये भी एक केमिकल होता है। अब ये कैसा केमिकल होता है, देखिए ये केमिकल ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए चीनी का दाना है तो वो एक चौकोर टाइप आता है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए उसको बड़ा बनाना है और गोल बनाना है या आपको ट्रायंगुलर शेप में बनाना है, तो वो ऐसा केमिकल होता है जो इस चीनी के दाने को, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट है नहीं, उस चीनी के दाने को हो सकता है ट्रायंगुलर शेप में बना दे, हो सकता है गोल शेप में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है उसको बड़ा कर दे, जो जिस तरीके इस स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है उस तरीके से। फिर ये इलेक्ट्रोलाइट साल्ट बनाते हैं, किसके लिए, अल्ट्रा कैपेसिटर्स के लिए। तो अल्ट्रा कैपेसिटर क्या हुआ, अल्ट्रा कैपेसिटर जो होता है ना वो बैटरी और कैपेसिटर, ठीक है, उन दोनों के बीच की चीज़ होती है। बैटरी क्या होती है, धीरे धीरे करंट छोड़ती है, ठीक है, और कैपेसिटर क्या होता है, बहुत जल्दी करंट छोड़ता है, बहुत जल्दी करंट छोड़ता है। तो मेरे को अगर बहुत जल्दी ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, और लंबे टाइम तक के लिए चाहिए, तो ये बैटरी और कैपेसिटर के बीच का एक सिस्टम है, ठीक। एक तरह की बैटरी मान लीजिए जो तुरंत करंट देती है और बहुत पावरफुल करंट देती है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो एक आदमी स्प्रिंट दौड़ता है 100 मीटर की और दूसरा आदमी मैराथन दौड़ता है, तो अगर आप उन दोनों की हाइब्रिड बना दें तो वो चीज़, ऐसी बैटरी जो बहुत तेज करंट दे, बहुत जल्दी करंट दे और बहुत पावरफुल करंट दे, तो ये जो है उसके लिए लिक्विड बनाते हैं। वो बैटरी के अंदर पानी होता है ना, आजकल तो ड्राई बैटरीज आने लग गई, लेकिन वो पानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बनाते हैं। फिर कुछ ये स्पेशली केमिकल्स भी बनाते हैं। अब इनके जो रेवेन्यू है तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट से तो 32% आता है, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट से 31% आता है, अल्ट्रा कैपेसिटर से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाते हैं बैटरी के लिए, मतलब उसके लिए जो सॉल्ट बनाते हैं वो 2% उनसे रेवेन्यू आता है, और स्पेशलिटी केमिकल्स कुछ बनाते हैं उनसे 35% रेवेन्यू आता है। और अंकलेश्वर दहेज में के SEZ में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये जो लोग हैं ये फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर एंटरप्रेन्योर हैं। तो बड़ौदा जो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा है वहाँ से ये पास आउट हुए, और ये जो है ना ये स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स फॉर जियोलाइट एक ऐसा है जो पानी, जो खारा पानी होता है ना उसको मीठे पानी में बदलने का काम आता है। तो वो जो जियोलाइट जो होता है वो, तो जियोलाइट के लिए स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स बनाते हैं, उसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। बहुत ज़्यादा समझने की, कोई केमिस्ट्री समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बस आप इसमें समझ लिए बहुत ही ऐसा केमिकल बनाते हैं कि वो उसमें ये नंबर 1 है। फिर जैसे मैंने बताया इनके साथ ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल वाली कंपनी होती है उसमें लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर रॉ मटेरियल वही क्रूड वाला है तो उसमें रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन होता है। फिर फिलहाल इन सब चीज़ों की डिमांड सबड्यूड है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो वर्ल्ड में ख़राब है।
तो जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रगति होती है तभी इंडस्ट्रीज जो है उनकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और तभी इनकी केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब क्या है कि अगर बात करें मार्केट कैप की तो 1700 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है, आरओई मात्र 5% है, 5%, और डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, बड़ी अच्छी बात है। और पी जो है ना 118 का, 118 का पी है, और जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना वो 291 डेज का है, 290 दिन का, एक तरीके से 291 290। 3 साल की सेल 9% अप है, 3 साल का प्रॉफिट जो है वो -17%, मतलब 17% 3 साल में प्रॉफिट घट गया है। प्रोमोटर के पास 72% है, एफआईआई के पास 3% है, डीआईआई के पास 5% है और पब्लिक के पास 20% है। तो देखिए ये कुछ केपेक्स वगैरह भी कर रहे हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने नए प्रोडक्ट्स बनाने में, इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बढ़िया बनाने में। तो अभी फ़िलहाल जो इस कंपनी के मेट्रिसेस है ना, यानी कि जो फाइनेंशियल है ये बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर मनीष कोठारी जो है, मनीष कोठारी जी, ये केशोराम इंडस्ट्रीज के लिए कहते हैं कि ये 3 रुपये 65 पैसे में मिल रहा है तो क्या इसको लिया जा सकता है, बिजनेस भी अच्छा है। देखिए बिजनेस तो बचा ही नहीं, इनकी नेटवर्थ जो, इनकी बुक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब टायर जो था, ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो टायर जो थी, टायर का जो इनका काम था वो तो बिरला टायर ले गया, और सीमेंट वाला जो ये मार्च में सीमेंट वाला जो बिजनेस था बढ़िया वाला वो ले गया अल्ट्राटेक, उसको बेच दिया इन्होंने। अब इनके पास कुछ रेन वेन का कपड़ को धागे वागे का बचा हुआ है। इस चक्कर में कोठारी साहब मत पड़िए। रूल एक स्टॉक मार्केट में जान लीजिए, कचरा शेयर नहीं लेना जब तक कि आपको उसकी कोई बहुत ही गहरी इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में गहरी जानकारी हो। कचरा शेयर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ये लगता है 3 रुपये 65 पैसे डूब जाएंगे तो क्या होगा, क्यों डूबूंगा, 3 रुपये 65 पैसे भी, 100 शेयर भी लेंगे तो आप 365 का नुकसान क्यों है। बच्चों को, माताजी पिताजी को, बहन भाइयों को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में वहाँ दे दीजिए, वो अच्छा है। यहाँ से कितना कमा लेंगे। अच्छी कंपनियां लीजिए बॉस, अच्छी कंपनियां लीजिए और अच्छा पैसा कमाएंगे आप, अच्छी कंपनियां लेंगे तो। 3 रुपये 65 पैसे में आप सोचिए 10 हो जाएगा, नहीं होगा ये, क्योंकि बिजनेस नहीं है और नेटवर्थ नेगेटिव है। तो आज यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।